हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द 25 सीरीज। जो बच्चे नए हैं, ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें मैं 25 बढ़िया सवाल लेकर आता हूँ और इन 25 सवाल का सोल्यूशन करते करते आपके बहुत सारे इंग्लिश के रूल्स रिवाइज हो जाते हैं या बहुत सारा वोकैब रिवाइज हो जाता है या कॉम्प्रिहेंशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन आप कवर कर लेते हैं। ये इस सीरीज का 9th वीडियो है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 8 वीडियो बना चुका हूँ। आप जब प्लेलिस्ट पे जाओगे वहां पे आपको द 25 सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 8 वीडियो देखना, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस 9th वीडियो में हम लेकर आए हैं 25 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल, जो कि बढ़िया सवाल है। काफी सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, काफी सारे इजी लेकिन रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पे जल्दी से 1 से लेकर 25 तक मार्क कर लेना है, मेरे सवालों को देखना है, अपना आंसर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है 25 में से आपने कितने करेक्ट किए। इसी अप्रोच से जब हम पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, साथ साथ में आप मुझसे कम्युनिकेट भी कर पाओगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम गवाए। सवाल है, द फिशरमैन आर फिशिंग इन द सी फ्रॉम सनराइज एंड विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल सनसेट। जो फिशरमैन है वो मछलियां पकड़ रहे हैं समंदर में। कब से? सनराइज से पकड़ रहे हैं और कब तक कंटिन्यू करेंगे? वो सनसेट तक कंटिन्यू करेंगे। जो पोर्शन अंडरलाइंड है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट थोड़ा सा आसान होता है एज कंपेयर टू अगर हम एरर से बात करें, क्योंकि इसमें आपको बता दिया जाता है कि कौन सा पोर्शन गलत है, किसे इंप्रूव करना है। तो बाकी सेंटेंस से कुछ खास मतलब होगा नहीं अगर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है तो। ये पोर्शन अंडरलाइंड है, आर फिशिंग। आपसे पूछा गया है आर फिशिंग सही है या आर फिशिंग गलत है। सबसे पहले समझते हैं यहां पे एक चीज जो मुझे समझानी है कि यहां लिखा था फिशर मैन। अगर यहां पर फिशर मैन होता तो ये सिंगुलर होता। यहां पे फिशर मैन लिखा है, इस वजह से ये प्लूरल है। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि अगर हम नो इंप्रूवमेंट भी करें तो भी हमारा वर्ब प्लूरल में है। हैव वर्ब मतलब जितने भी वर्ब्स यूज किए गए हैं वो सारे के सारे प्लूरल वर्ब्स यूज किए गए हैं। रीजन ये है कि फिशर मैन प्लूरल है। अब आते हैं, देखते हैं सेंटेंस में सोल्यूशन क्या था। लिखा है फिशरमैन जो है वो फिश करते आ रहे हैं। कब से करते आ रहे हैं? सनराइज से करते आ रहे हैं और कब तक करेंगे? सनसेट तक करेंगे। एक रूल आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एक ऐसे एक्शन की बात की जाए जिसे स्टार्ट पास्ट टाइम पे किया गया। कब किया गया? स्टार्ट किया गया पास्ट में, और वो एक्शन चलता चलता कंटिन्यू होता प्रेजेंट टाइम तक आ चुका है। इस बीच में ये एक्शन कॉन्टिन्यूअस है और हमें यह पता है कि या तो ये पॉइंट एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ था या तो हमें यह पता है कि कितने देर से चल रहा है, मतलब हमें ड्यूरेशन पता है। ऐसे केस वाले सेंटेंसेस में हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ाता आ रहा हूं, तो अगर मैं बोल रहा हूं मैं 2 घंटे से पढ़ाता आ रहा हूं तो मैंने काम तो 2 घंटे पहले शुरू किया था और वो चलता हुआ अब तक आ गया है। तो इस टाइप के सेंटेंस को पहचानने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका कि या तो फॉर लिखा होगा या तो सिंस लिखा होगा और उसके साथ कोई टाइम लिखा होगा। आप सवाल को देख सकते हो, यहां कहीं फॉर और सिंस नहीं है, इसका मतलब यहां से तो अंदाजा लगने से रहा आपको। दूसरा तरीका यह होता है जो ऑथेंटिक तरीका है, जो ग्रामर बेस्ड तरीका है, कि सेंटेंस का मीनिंग यह बने कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो काम और चलता हुआ प्रेजेंट तक आ जाए। मैं इतने डेप्थ में जाके इसलिए बता रहा हूं, मैं तो आंसर बता के निकल सकता हूं, पर मैं डेप्थ में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि इतना ही आसान सवाल होगा पेपर में। कई बार पेपर में टफ सवाल, ये भी कई लोगों को टफ लग रहा होगा। ऐसे केस में यह समझना जरूरी है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, ग्रामेटिकल रीजन क्या है। तो रीजन ये है कि पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ हो और कंटिन्यू होता हुआ अगर प्रेजेंट टाइम तक आ जाए तो हमेशा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखाता है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर में हम यूजुअली क्या यूज करते हैं? या तो हैज या तो हैव। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो उसके बाद बिन और उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। यहां क्या लिखा हुआ था? द फिशरमैन आर फिशिंग। आर फिशिंग तो नहीं हो सकता भाई, गलत है, फिर तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, द फिशरमैन हैव फिश्ड। ये तो परफेक्ट टेंस है। इसका मतलब ये हो रहा है कि उन्होंने मछलियां पकड़ ली, वो काम खत्म हो गया, वो मछलियां पकड़ चुके हैं वो। पर मीनिंग तो ये बन रहा है कि सुबह से पकड़ते आ रहे हैं, काम कंटिन्यू हो रहा है, तो यहां तो कंटिन्यूअस टेंस चाहिए, गलत है। हैव बीन फिशिंग हो सकता है, वर फिशिंग ये तो पास्ट हो जाएगा। दूसरा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, हमें कॉन्टिन्यूअस नहीं चाहिए, हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहिए, क्योंकि हमें ये डिनोट करना है कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और चल रहा है, वो कंटिन्यू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। तो 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। द प्राइम मिनिस्टर स्टैब्लिश्ड अ कमीशन टू लुक आफ्टर द प्लाइट ऑफ द विडोज। प्राइम मिनिस्टर ने एक कमीशन को स्टैब्लिश किया है, क्या करने को? टू लुक आफ्टर। जिन बच्चों को नहीं पता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, देखभाल करना। इसे अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं लुक इनटू से। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, किसी चीज की जांच पड़ताल करना। ठीक है, लिखा होता टू लुक आफ्टर द प्लाइट ऑफ द विडोज। प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा या दुख। तो मीनिंग क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक कमीशन बनाया है जिसका काम यह है कि जो विधवा है, जो विधवा औरतें हैं, उनका जो दुख है
उसकी देखभाल की जाए, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी देखभाल की जाए, ठीक है। तो यहां पे अंडरलाइन वर्ड जो है वो है स्टैब्लिश। तो मतलब ये वोकैब बेस्ड एक क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि अगर यहां पर स्टैब्लिश्ड करेक्ट नहीं आ रहा तो उसके जगह पे क्या होगा? क्या यहां पे फॉर्म्ड होगा, क्या यहां पे क्रिएटेड होगा, क्या यहां पे सेटअप होगा, या जो स्टैब्लिश्ड लिखा है वो सही है? अब देखो ऐसे क्वेश्चंस ना अक्सर स्टूडेंट्स गलत करेंगे, क्यों? क्योंकि रीडिंग अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं करते हो तो ऐसे केस में आपको ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट लगेगा, आपको ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट लगेगा, आपको ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट लगेगा और नो इंप्रूवमेंट भी करेक्ट लगेगा। क्योंकि हिंदी में सबका मतलब ठीक बन रहा है कि उन्होंने एक कमीशन बनाया, तो फॉर्म अ कमीशन भी हो सकता है, क्रिएट अ कमीशन भी हो सकता है, सेटअप अ कमीशन भी हो सकता है, स्टैब्लिश अ कमीशन भी हो सकता है। आंसर कौन सा होगा? डिपेंड करता है आप कितना रीडिंग करते हो, आपकी इंग्लिश की समझ कितनी है, और रीडिंग से भी ज्यादा बड़ी बात है कि आप कितना इंग्लिश ऑब्जर्व करते हो। हम लोग दिन भर इंग्लिश सुनते हैं, कभी किसी इंटरव्यू को सुन लिया, कभी किसी पॉडकास्ट को सुन लिया, कभी किसी फिल्म के डायलॉग में सुन लिया, कभी पढ़ लिया, कभी किताब पढ़ लिया, कभी कुछ कर लिया। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है, अगर आप ये याद रख पाते हो या ये ऑब्जर्व कर पाते हो कि कहां पे क्या हुआ, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको परेशान नहीं करेंगे। अक्सर मैं ये एग्जांपल देता हूं हर जगह पे कि खाना बनाने को भी मेक कह सकते हैं ना, घर बनाने को भी कुक कह सकते हैं ना, क्योंकि बनाने अगर आप हिंदी देखोगे तो बनाना ही मीनिंग होता है, लेकिन खाना बनाने के लिए स्पेसिफिकली एक वर्ड होता है कुक। हिंदी मीनिंग पे मत जाओ, हम हिंदी नहीं पढ़ रहे, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों को नहीं पता हम हिंदी में क्या बोलते हैं। तो खाना बनाने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है कुक, बहाना बनाने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है मेक, घर बनाने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है बिल्ड। हिंदी में सबका मतलब होता है मीनिंग बनाना। तो यहां क्या लिखा हुआ था? द प्राइम मिनिस्टर एस्टैब्लिश्ड अ कमीशन। कमीशन के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? अब आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको अक्सर 2-3 दिन में दिख जाता होगा कि सुप्रीम कोर्ट हैज सेट अप अ कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाई। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसेंटली बोला गया है कि जातिगत जनगणना होगी, है ना। तो ये जो सेंसस होने वाला है इसको लेके कमीशन बना, तो क्या लिखा गया उसमें कि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ कमीशन। अनाउंस किया गया कि 8th पे कमीशन सेंट्रल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज उनको मिलेगा। तो ऐसे तो नहीं मिल जाएगा, कमीशन बनाना पड़ेगा। तो लिखा गया कि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ कमीशन। तो कमीशन के साथ जो वर्ड हम प्रीफर करते हैं, प्लीज मार्क माय वर्ड, प्रीफर करते हैं। ऐसा कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि कमीशन देखा और सेटअप लगा दिया, ऐसा नहीं है। हम जो प्रीफर करते हैं आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस वो सेटअप करते हैं। तो चेक करो कि हमारे ऑप्शन में सेटअप है, हाँ जी सेटअप है, तो बाकी को हम इग्नोर करेंगे। हम आंसर किसको करेंगे? आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 3 सेटअप को। क्लियर है? ये आपकी रीडिंग हैबिट को चेक करने वाला सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ेंगे, फिर से वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। द पैसेंजर्स वर अफ्रेड बट द कैप्टन कंसोल्ड देम दैट देयर वाज नो डेंजर। लिखा है पैसेंजर्स जो थे वो बहुत डरे हुए थे, लेकिन कैप्टन ने उनको कंसोल किया कि कोई डेंजर नहीं है। अब सवाल यह है, अंडरलाइन पोर्शन है, कंसोल्ड गारंटीड होगा, अश्योर्ड होगा, कन्फाइडेड होगा, या नो इंप्रूवमेंट होगा? ये वोकैब चेक करने के लिए सबसे पहले समझते हैं जो लिखा है वो सही है कि गलत है। कंसोल्ड सही है, यहाँ पे यही है, नहीं है। कंसोल का मतलब क्या होता है? कंसोल का मतलब होता है किसी को ढाढ़स बताना, किसी के साथ कुछ गलत हो गया, उसके बाद आप कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना, अरे कोई बात नहीं होता है, किसी घर में डेथ हो गई तो कहते हैं अरे इंसान तो आता ही जाने के लिए, इसको कंसोल करना कहते हैं, ठीक है। तो पैसेंजर्स जब डरे हुए थे तो कैप्टन जाकर क्या बोलेगा कि अरे कोई बात नहीं, तो भगवान की मर्जी है, चलो फ्लाइट कूदा देते हैं कहीं पर। क्या ऐसा होगा? नहीं ना। इसका मतलब यह है कि ये कंसोल्ड वर्ड यहां गलत है, एक कंटेक्स्ट से बाहर है। अब क्या है? गारंटीड। द पैसेंजर्स वर अफ्रेड, पैसेंजर्स डरे हुए थे, कैप्टन ने उनको गारंटी किया कि वहां कोई डेंजर नहीं है। देखो इसमें दो प्रॉब्लम है। पहला ये कि ये नेचुरल नहीं लग रहा कि कैप्टन ने उनको गारंटी किया। आप किसी सर्विस की गारंटी करते हो, आप किसी प्रोडक्ट की गारंटी करते हो, कोई खतरा नहीं है, आप इस बात की गारंटी नहीं करते। दूसरा, यहां पे अगर आप गारंटीड लिखोगे ना तो उसके बाद नॉर्मली एक नाउन आता है, दैट लगा के हम सेंटेंस को आगे कंटिन्यू नहीं करते। अगर आप दैट लगा के कंटिन्यू कर रहे हो तो गारंटी को प्रीफर नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये यहां पे थोड़ा सा झोल लग रहा है। देखेंगे और कोई ऑप्शन करेक्ट है क्या? अश्योर्ड, अश्योर्ड मतलब होता है निश्चित करना। मैं आपको अश्योर करता हूं कि आगे कोई खतरा नहीं होगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रहा है कि आपको मैं एकदम 100% ये यकीन दिलाता हूं कि आगे कोई खतरा नहीं होगा, उसी को अश्योर करना कहते हैं, निश्चित करना कहते हैं। ये तो ठीक लग रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है कन्फाइडेड, इसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें एरर क्या है कि कन्फाइडेड के बाद ना इन लगता है, बात करेंगे उसके बारे में। कन्फाइडेड के बाद इन लगता है। दूसरा एरर, कन्फाइड का मतलब होता है किसी को राज बताना। तो पैसेंजर्स डरे हुए थे तो कैप्टन ने बोला कि सुनो एक राज की बात बताता हूं, आगे कोई खतरा नहीं है। कोई सेंस है इस बात का? नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। गारंटीड मैंने बोला कि थोड़ा नेचुरल नहीं लग रहा है यहां पर। अगर मेरे ऑप्शन में अस्योर्ड है तो हम डेफिनेटली उसको प्रीफर करेंगे। और क्या हो जाएगा? द पैसेंजर्स वर अफ्रेड बट द कैप्टन अस्योर्ड देम दैट देयर वाज नो डेंजर। उनको अस्योर किया गया कि आगे कोई डेंजर नहीं है।
नॉर्मली आप जब अस्योर सेंटेंस लिखते हो तो उसके आगे आप दैट लगा के एक दैट कंजंक्शन लगा के आगे पूरा पूरा क्लॉज लिखते हो। तो ये बात ठीक है कि अस्योर्ड हम यहां कर सकते हैं क्योंकि आगे दैट लगा के एक पूरा पूरा क्लॉज लगाया हुआ था। क्लियर? मैं बोल रहा था कन्फाइड के बारे में बात करेंगे। कन्फाइड क्या है कि 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, तो कन्फाइड को लेके जो कंफ्यूजन है मैंने सोचा उसके लिए अलग से स्लाइड में बना दूं। पहला यह है कि कन्फाइड के साथ इन लगता है। अगर कोई प्रीपोजिशन आने की बात हुई ना तो कन्फाइड के साथ इन लगेगा डायरेक्टली, अगर इमीडिएट उसके बाद आ रहा है तो क्या होता है इसका मीनिंग? टू ट्रस्ट समवन इनफ टू शेयर अ सीक्रेट। आप जब किसी के ऊपर इतना भरोसा कर लो कि आप उसके साथ कोई राज शेयर कर सको तो उसे कन्फाइड कहा जाता है। जैसे कि शी कन्फाइडेड इन हर बेस्ट फ्रेंड अबाउट द प्रॉब्लम। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर भरोसा, चूंकि वो करती थी, उसने उसके साथ ये राज साझा किया उसके प्रॉब्लम के बारे में, तो लिखा शी कन्फाइडेड इन हर। तो इफ यू कन्फाइड इन समबडी, आप उसको राज खुल के बता सकते हो। अगला है कन्फाइड समथिंग टू समवन, मतलब किसी चीज को किसी व्यक्ति को बता देना, उसको कन्फाइड समथिंग टू समवन कहा जाता है। मतलब क्या प्रीपोजिशन लगता है? टू लगता है, लेकिन उसके पहले आपको बताना पड़ेगा आप क्या बता रहे हो और जिस व्यक्ति को बता रहे हो, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाता है। टू रिवील अ प्राइवेट मैटर, जैसे ही कन्फाइडेड हिज फियर्स। देखना, कन्फाइडेड समथिंग था तो क्या बता दिया उसने? डर बता दिया। किसे बता दिया? थेरेपिस्ट को बता दिया। तो बीच में क्या लगेगा? टू लगेगा। तो यहां से फिक्स प्रीपोजिशन की दो चीजें मैं एड्रेस करना चाह रहा हूं। पहला ये कि अगर कन्फाइड के इमीडिएट बाद लिखना है तो हमेशा इन लिखो। दूसरा, अगर आपने कन्फाइड के बाद ये लिखना है कि क्या बता दिया, मतलब मैं शॉर्ट में समथिंग लिख रहा हूं, और किसे बता दिया मतलब समबडी लिख रहा हूं, तो बीच में हमेशा टू का इस्तेमाल करिएगा। दोनों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। यहां से कन्फाइड के साथ इन आता है, कन्फाइड के साथ टू आता है, लेकिन जहां टू लिखोगे आपको समथिंग और समवन दोनों का जिक्र करना पड़ेगा। क्या ये चीज मैं समझा पा रहा हूं? क्या ये चीज क्लियर है? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। लिखा है दिस इज द लेट एडिशन ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले विच वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1603। शेक्सपियरियन प्ले जो है, जो 1603 ईस्वी में ओरिजिनली पब्लिश हुआ था, ये उसका लेट एडिशन है। लेट मतलब होता है देर, डिले। तो मैं इसका क्या बनाऊं? ये इसका देर एडिशन है? कोई सेंस नहीं है, देर एडिशन तो नहीं हो सकता। क्या उसका वो लेटर एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है, या लैटर एडिशन है? हमने सुना है कि ये इसका करंट एडिशन है। हम सारे बुक्स खरीदते हैं ना, हमेशा हम क्या कहते हैं कि जो लेटेस्ट पब्लिकेशन होगा ना भैया वो देना, जो लेटेस्ट एडिशन होगा ना भैया वो देना। लेटेस्ट मतलब जो अभी अभी छपा है, हाल फिलहाल में छपा है। तो यहां क्या लिखा गया था कि 1603 ईस्वी में शेक्सपियर ने जो भी चीज, उनके जो भी वर्क्स थे जो उन्होंने लिखे थे, उसका ये सबसे नया एडिशन है। तो सबसे नया है, अगर सबसे करंट है तो उसे लेटेस्ट एडिशन कहा जाता है, लेटर एडिशन या लैटर एडिशन नहीं कह सकते। तो ये लेटर और लैटर होता क्या है, इसके ऊपर काफी सवाल आए हैं पास्ट में, तो इसके लिए भी मैंने अलग से आपके लिए स्लाइड बना दिया। लेटर और लैटर में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लेटर स्पेलिंग देख लो, दो एक में एक्स्ट्रा टी है, ठीक है। ये लेटर का मतलब क्या होता है? ये समय बताता है, बाद में, ठीक है। अबाउट आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, किसी समय के बाद। टॉकिंग अबाउट व्हेन समथिंग हैपेंस, जब कुछ होता है आप समय की बात करते हो तो वहां लेटर यूज किया जाता है। आमतौर पर हम इसे कैसे बोलते हैं? आई विल कॉल यू लेटर, मैं बाद में आपसे बात करता हूं। इन हिज लेटर ईयर्स ही टुक अप राइटिंग, अपने बाद के सालों में उसने लिखना शुरू किया। तो ये जो बाद में या बाद का, इसका सेंस होता है ना, जब आप समय की बात करना चाहते हो तो वहां पे लेटर टर्म इस्तेमाल होगा। अब आ जाओ लैटर पे। ये लैटर और फॉर्मर, ये दो टर्म बहुत यूज किए जाते हैं। फॉर्मर कहा जाता है पहले वाले को, लैटर कहा जाता है दूसरे वाले को। कहने का मतलब यह है कि जब हम दो लोगों का जिक्र करते हैं ना, तो हम उसमें फर्स्ट और लास्ट नहीं बोलते, हम उसमें फॉर्मर एंड लैटर बोलते हैं। तो देखो यहां लिखा है रेफर्स टू द सेकेंड ऑफ टू थिंग्स मेंशन्ड। जब आप दो चीजों की बात करते हो तो जो सेकेंड वाली चीज है ना, उसको रेफर करने के लिए लैटर का इस्तेमाल किया जाता है। मीनिंग क्या है? द सेकेंड ऑफ द टू। और इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम दो आइटम्स को कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ टी एंड कॉफी, कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं, एक टी है दूसरा कॉफी है। ऑफ टी एंड कॉफी आई प्रीफर द लैटर। टी और कॉफी में मुझे बाद वाला पसंद है, तो मैं टी की बात कर रहा हूं कि कॉफी की बात कर रहा हूं? मैं कॉफी की बात कर रहा हूं। लैटर मतलब होता है जब दो लोगों का आपने जिक्र किया तो बाद वाला। अच्छा, अगर मुझे टी पसंद है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा फॉर्मर। तो क्या हो जाएगा? ऑफ टी एंड कॉफी आई प्रीफर द फॉर्मर, विच मींस मुझे चाय पसंद है। आई प्रीफर द लैटर, इसका मतलब मुझे कॉफी पसंद है। अगला, द लैटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज मोर इंटरेस्टिंग। जो बाद का हिस्सा था, मतलब इंटरवल के पहले और इंटरवल के बाद दो हिस्से हैं, जो बाद का हिस्सा था वो ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो इसका मतलब यहां पे हम लैटर यूज कर सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? लेटर और लैटर में अंतर समझ में आ गया है? हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर था लेटेस्ट, जो करंट के सेंस में यूज किया जाता है। आगे बढ़े। द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अपील्ड टू द पीपल to come forward to help the victims and said
दैट ईच मे कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन। लिखा है जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपील किया लोगों से, क्या अपील किया लोगों से कि आप आगे आए, टू कम फॉरवर्ड, आए और मदद करें। टू हेल्प, किसे हेल्प करने की बात हो रही है? विक्टिम्स को हेल्प करने की बात हो रही है। जो लोग भी इस चीज से पीड़ित हैं आप उनकी मदद करें। और साथ ही यह भी कहा कि ईच में कंट्रीब्यूट, हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सकता है व्हाट दे कैन। हर व्यक्ति जो चाहे, मतलब जो उसकी आस्था हो या जो उसकी हैसियत हो उस हिसाब से वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो क्या लिखा है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने लोगों से अपील की और लोगों से अपील करने के बाद उसने ये कहा कि आपकी जो स्वेच्छा हो आप उस हिसाब से मदद कर सकते हैं। अगर हम इस वाले क्लॉज को उठा के अलग से स्कैन करें, ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन, राइट, व्हाट दे कैन। तो यहां पे ईच यहां का सब्जेक्ट है, मे यहां का वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, कंट्रीब्यूट यहां का मेन वर्ब है और ये एक्चुअली तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है बट ये ऑब्जेक्ट पूरा पूरा एक क्लॉज है, मतलब ये नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, कि हर व्यक्ति को वो कंट्रीब्यूट करना है, क्या कंट्रीब्यूट करना है? जो वो कर सकता है। ठीक है, अब जो जहां पे ध्यान लेके जाना चाह रहा हूं वहां पे लेके जाना। ये जो दे प्रोनाउन हमने यहां पे यूज किया है, इसका नाउन कौन है? या अगर मैं साधारण भाषा में पूछूं आपसे कि व्हाट दे कैन जो लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति वो कंट्रीब्यूट कर सकता है जो वो लोग चाहते हैं, तो ये वो लोग किसके लिए, कौन चाहता है? व्यक्ति चाहता है। अच्छा, व्यक्ति के लिए हमने यहां पे क्या यूज किया था? ईच यूज किया था। क्या ये बात आपको पता नहीं है कि ईच एक सिंगुलर नंबर को शो करता है? हम जब ईच कहते हैं हमारा मतलब होता है प्रत्येक से। तो अगर 10 लोग हैं और मैं ईच बोल रहा हूं तो एक वक्त में मैं एक को ही डिनोट कर रहा हूं। तो जब मैं एक वक्त पे एक को डिनोट कर रहा हूं, कहने का मतलब है हमने जो यहां प्रोनाउन यूज किया है वो ईच यूज किया है जो कि सिंगुलर है। तो इसी के कंटेक्स्ट में या इसी से रिलेटेड हम जब आगे प्रोनाउन यूज करेंगे तो उसे प्लूरल कर देंगे हम, कि हर व्यक्ति वो कंट्रीब्यूट कर सकता है जो वो लोग चाहते हैं। नहीं, हर व्यक्ति वो कंट्रीब्यूट कर सकता है जो वो चाहता है, वो लोग चाहते हैं नहीं। जिसका मतलब है यहां पे दे का सेंस नहीं बन रहा। तो ये जो दे लिखा हुआ है ये गलत है, तो ये नो इंप्रूवमेंट, तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट ही कैन, ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर हो सकता है। ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट वन कैन, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये रूल आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि हम हमेशा यूज करते हैं वन को वन के कंटेक्स्ट में। मतलब यहां पे अगर ये लिखा होता कि वन में कंट्रीब्यूट तो हम जरूर आगे बोलते व्हाट वन कैन, लेकिन यहां लिखा है व्हाट ईच में, तो यहां ईच का मतलब प्रत्येक से, हम यहां वन नहीं लिख सकते। वन लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा। क्या ये चीज आप समझ पा रहे हैं? ये रूल आपने पढ़ा होगा ना कि वन के साथ वन आता है या वंस आता है, तो ये भी गलत है भाई साहब। ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट ईच वन कैन, तो बताओ इसका रिपीटेशन नहीं हो गया? हमने इंग्लिश में जब प्रोनाउन आया था, प्रोनाउन क्यों आया था? ताकि नाउन के रिपीटेशन को कम किया जा सके। जैसे मैं ये कह रहा हूं, मान लो कि एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट मैन, फुल स्टॉप। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ साइंटिस्ट, फुल स्टॉप। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ जीनियस, फुल स्टॉप। कितनी बार बोलेंगे एपीजे अब्दुल कलाम? पॉसिबल है इतनी बार लिखना? नहीं, सेंटेंस बहुत ऑकवर्ड साउंड करेगा। इसी चीज को हटाने के लिए तो इंग्लिश में प्रोनाउन आया था कि बार बार नाउन को रिपीट ना करना पड़े। अब सोचो, जिस चीज के लिए प्रोनाउन आया था हमने उसी चीज को रिपीट कर दिया। हम यहां भी ईच लिख रहे हैं और यहां भी ईच वन लिख रहे हैं, फायदा क्या हुआ? फिर तो हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो ये तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन का उसको ही ये चीज डाइसेक्ट कर रही है। तो 3 तो नहीं हो सकता। फिर एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 1, कि यहां भी सिंगुलर रखो, यहां भी सिंगुलर रखो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर यहां ईच मतलब प्रत्येक, इसमें तो स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी, मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर, यहां ही कैसे हो सकता है? तो देखो, अभी की इंग्लिश में जेंडर न्यूट्रल हो चुका है, पहले की इंग्लिश भी पेट्रियार्कल थी। तो अगर कहीं पे ये नहीं पता होता था कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो तो हमेशा ही को प्रीफर किया जाता था। एग्जाम्पल दिखाता हूं, किसी ने मुझे कॉल किया या किसी ने मुझे अपना बैग छोड़ दिया, तो समबडी हैज लेफ्ट। अब यहां पे सवाल आता है हिज बैग, हर बैग, इट्स बैग, देयर बैग, हम क्या बोले? तो देखो, सबसे पहले ये सिंगुलर है तो देयर नहीं हो सकता। हम इंसानों की बात कर रहे हैं तो इट्स नहीं हो सकता। अब हिज बैग होगा या हर बैग होगा, तो पुराने इंग्लिश में भाई साहब हमेशा हिज बैग को प्रीफर किया जाता था। और हम लोग जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसमें अभी तक जेंडर न्यूट्रलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है। तो आप मान के चलना कि अगर ईच है, समबडी है, ऐसे अननोन अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आगे ही को ही प्रीफर करेंगे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एन एजुकेशन इन हैंडलिंग मनी would imply that ability to oversee the consequences of overspending or over borrowing। लिखा है कि एजुकेशन जो है, किस चीज का एजुकेशन?
कि पैसे को कैसे हैंडल किया जाता है। इसका जो एजुकेशन है, इसका इंप्लाई है, इसका मीनिंग ये है कि आप सीख जाओगे, आप में एबिलिटी आ जाएगी कि आप परिणाम समझ सको ज्यादा खर्च करने का या ज्यादा कर्ज लेने का। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड है ओवरसी। मैंने क्या बोला, मैं एक बार हिंदी फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर आपको पैसे हैंडल करने का एजुकेशन आ गया तो इसका मतलब यह, मतलब अगर आपको समझ आ गई कि पैसे को कैसे हैंडल करना है, तो इसका मतलब यह है कि आप समझ जाओगे कि क्या कंसेक्वेंसेस, मतलब क्या परिणाम होते हैं ज्यादा खर्च करने के, ओवर स्पेंडिंग के और ओवर बोरोविंग के। हम सब ने ये बहुत इस बात पे हमने बहुत बार जोर दिया है। हम सारे लोग इंडियंस ये बोलते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फाइनेंशियल एजुकेशन को इंक्लूड करना चाहिए। लोगों को ये नहीं पता कि कर्ज कैसे लेना है, लोगों को ये नहीं पता कि किस तरीके से प्लानिंग करनी है पैसों की। तो यहाँ पे उसी का एक लाइन है कि एजुकेशन अगर हो जाए हैंडलिंग मनी का, तो ये इंप्लाई करेगा कि हम कंसेक्वेंसेस समझ पाए ओवर स्पेंडिंग और ओवर बोरोइंग के। अंडरलाइन वर्ड है ओवरसी। अच्छा, ओवरसी का मतलब होता है किसी चीज को सुपरवाइज करना। जैसे कि मेरे घर में शादी है तो मेरे फादर को मैंने बोला कि पापा ओवरसी कर लो सब, कि खाना सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा, मतलब सुपरवाइज कर लो कि खाना सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहां क्या लिखा हुआ था, एजुकेशन जो है हैंडलिंग मनी का, इसका मतलब यह होगा कि ये सुपरवाइज करेगा कंसिक्वेंसेस को। आप में एबिलिटी आ जाएगी कि आप सुपरवाइज करो जो परिणामों को। सुपरवाइज कैसे करोगे परिणामों को, ये तो गलत है। फॉरसी, फॉरसी का मतलब होता है एंटीसिपेट, अंदाजा लगा लेना, अनुमान लगा लेना। अगर आपको अच्छे से पैसा हैंडल करना आता है तो आप में ये एबिलिटी आ जाती है कि आप ये देख सको, आप ये एंटीसिपेट कर सको, आप ये अंदाजा लगा सको कि ज्यादा खर्च करने का क्या नुकसान होगा, ज्यादा कर्ज लेने का क्या नुकसान होगा। ये तो ठीक लग रहा है सेंटेंस। आगे ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब होता है किसी चीज को नजरअंदाज करना। तो क्या है कि अगर आप में पैसे हैंडल करने की एबिलिटी आ जाएगी या एजुकेशन आ जाएगी, तो आप में एबिलिटी आ जाएगी कि आप नजरअंदाज कर सकते हो ज्यादा खर्च करने को, ज्यादा बोरोइंग। वो तो अभी ही कर रहे हैं, फिर हैंडलिंग मनी का एजुकेशन की क्या जरूरत है, ये तो गलत हो जाएगा। अगला ओवर वैल्यू, वो जितना कीमती नहीं है उससे ज्यादा कीमती किसी चीज को करना, उसको ओवर वैल्यू कहते हैं। जैसे मान लो कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि ये वाला एक्टर जो है ये ओवर हाइप्ड है, कि उतना अच्छा एक्टर है नहीं, जैसे सलमान खान उतना अच्छा एक्टर है नहीं जितना लोगों ने बना रखा है। इसका मतलब यह है कि वो ओवर वैल्यूड है। तो यहां क्या लिखा हुआ था कि एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन जो हैंडलिंग मनी का अगर आ जाता है तो इससे आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि आप ओवर वैल्यू कर दो, बड़ा करके दिखा दो ओवर स्पेंडिंग को, ओवर बोरिंग को। कोई सेंस ही नहीं है सेंटेंस का। फिर एक ही वर्ड बचता है भाई कि फोरसी करने की एबिलिटी आ जाती है। आप अंदाजा लगा लेते हो कि ज्यादा खर्च करने से क्या नुकसान है, ज्यादा कर्ज लेने से क्या नुकसान है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड आई सैट डाउन इन माई इजी चेयर टू रीड द बुक आई वॉन एज अ प्राइज। लिखा है कि मुझे उम्मीद थी कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं अपनी चेयर पर बैठा, एक किताब पढ़ने लगा। कौन सी किताब, इसके बारे में एक एडजेक्टिव क्लॉज लिखा है। क्या लिखा है, आई वॉन एज अ प्राइज, जो किताब मैंने जीती थी। ठीक है, मतलब मैं अपनी कुर्सी पे बैठा इस उम्मीद के साथ कि भैया मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और मैं वो किताब पढ़ने लगा जो किताब मैंने जीती थी। अब जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। यहां लिखा हुआ है जो किताब मैंने जीती थी, मैं वो किताब लेकर बैठ गया पढ़ने के लिए। ये जो विनिंग का काम हुआ है यहां पर, और ये जो सिटिंग का काम हो रहा है कि आप वो बैठे हैं, ये दोनों काम क्या एक साथ हुआ है या एक के होने के बाद दूसरा काम हुआ है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये विनिंग का काम जो था ये पहले हुआ होगा, और ये जो सिटिंग का काम था ये बाद में हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि हम जब ये सेंटेंस लिख रहे हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये जरूर है कि ये वाली घटना पास्ट ऑफ द पास्ट है और ये वाली घटना बीच का इवेंट है। क्या आपको याद आ रहा है कि जब भी हम कभी पास्ट ऑफ द पास्ट की बात करते हैं तो उसमें हैड प्लस V3 लगता है? कई बार मैंने अपने वीडियोस में समझाया है आपको। और जो दूसरी घटना जो होती है उसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है। क्या ये बात मैंने आपको समझाया पहले? आ जाओ, अब क्या लिखा हुआ है, होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब आई सैट डाउन, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म था, ये तो बिल्कुल ठीक था। इन माई इजी चेयर आई वॉन एज अ प्राइज, ये भी V2 है, ये नहीं हो सकता। दो घटनाएं अगर एक पहले हुई हो बाद में दूसरी हुई हो तो एक में तो हैड लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो वॉन लिखा हुआ था ये काम पहले हुआ था, अभी हमने प्रूव किया है, तो ये वॉन तो सही नहीं है। आ जाओ, हैड वॉन हो सकता है, हैव वॉन, हैव कैसे हो जाएगा? ये पूरी की पूरी घटना पास्ट टेंस के प्रेजेंट कैसे घुसेड़ देंगे बीच में? गलत है। आई हैड टू विन, ये सेंटेंस का मीनिंग ही बदल देगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि मैंने जो किताब मुझे जीतनी थी प्राइज में, मैं वो लेकर बैठ गया। भैया जीतनी थी प्राइज में तो जीता कहां है, कौन सी किताब लेके बैठ रहे हो? ये तो गलत हो जाएगा, कंटेक्स्ट ही चेंज हो गया। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू आर लिविंग नियर अ मार्केट प्लेस यू शुड बी रेडी टू बियर द डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय ट्रैफिक। लिखा हुआ है कि अगर आप किसी मार्केट प्लेस के
पास में रहते हैं तो आपको तैयार रहना चाहिए झेलने के लिए वो डिस्टरबेंस जो कि ट्रैफिक की वजह से होता है, राइट। मैं रोड पर नहीं रहता, पर कई बार जब मैं रोड पर खड़ा रहता हूं किसी काम से, किसी दुकान के बाहर, तो मुझे अक्सर ये एग्जैक्टली ये वाली बात समझ आती है कि जितनी हॉन्किंग हम लोग करते हैं, जितना हॉर्न हम बजाते हैं, जितना बेकार का डिस्टरबेंस हम करते हैं, जिनका घर रास्ते पर होगा वो कैसे रहते होंगे यार। मतलब रात को ट्रक बिल्कुल गाना बजा के, वो नागिन वाला साउंड बजाकर कहीं से निकलता है, लोगों की नींद कितनी डिस्टर्ब होती होगी, पता नहीं ये कॉमन सेंस, सिविक सेंस की बात है, पर एनीवेज। तो यहाँ पे ये लिखा था कि इफ यू आर लिविंग नियर अ मार्केट प्लेस, अगर आप मार्केट प्लेस के पास में रह रहे हो तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आप डिस्टर्बेंसेस जो भी है उनको, जो ट्रैफिक की वजह से जो भी डिस्टर्बेंस हो रहे हैं उनको झेलो। तो क्या झेलने के लिए हम बियर वर्ड का यूज करते हैं, या बियर अपॉन का यूज करते हैं, या बियर विथ का यूज करते हैं, या बियर अवे का यूज करते हैं? अब फ्रेजल वर्ब है, मैं जब फ्रेजल वर्ब पढ़ाता हूं मैं आपके लिए अलग से स्लाइड बना देता हूं। तो ये रहा फ्रेजल वर्ब का स्लाइड, समझते। पहला फ्रेजल वर्ब हम जो पढ़ रहे हैं वो है बियर विथ समवन और बियर विथ समथिंग, जिसका मतलब होता है धैर्य बनाए रखना, किसी को झेलना। अक्सर जब कोई किसी भी स्पीच के दौरान कोई अगर ऐसा स्पीकर है जो कि थोड़ा फनी तरीका का है, तो वो क्या कहता है कि सहन करना थोड़ी देर, बी विथ मी, बियर विथ मी। बियर विथ मी का मतलब होता है थोड़ी देर धैर्य बनाए रखना, टमाटर मत फेंकने लगना नीचे से, ठीक है। तो ये बियर विथ मी का मतलब होता है कि मुझे थोड़ी देर झेल जाओ। बियर विथ इट का मतलब होता है ये दर्द थोड़ा झेल जाओ। तो ये एंड्योर करने के सेंस में ना ये बियर विथ यूज किया जाता है। अगला बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है टू सपोर्ट और कंफर्म, किसी चीज में समर्थन देना। जैसे द एविडेंस बियर्स आउट हिज क्लेम, जो सबूत हमें मिले हैं वो उसके क्लेम का समर्थन दे रहे हैं, उसे बियर आउट कहा जाता है। बियर डाउन ऑन समथिंग या बियर डाउन ऑन समवन, जिसका मतलब होता है किसी की तरफ बढ़ना बहुत प्रेशर, बहुत दबाव के साथ। द स्टॉर्म इज बियरिंग डाउन ऑन द कोस्ट, मतलब जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, जो आंधी है, वो बहुत तेजी से कोस्ट की तरफ बढ़ रही है। बियर अपॉन समथिंग, इसका मतलब होता है टू बी रिलेवेंट और अफेक्ट समथिंग, आमतौर पर अफेक्ट वाले सेंस में यूज किया जाता है। आपने एज के बारे में सुना होगा, एज इज बियरिंग अपॉन हिम, मतलब यह है कि वो उस पर प्रभाव डाल रहा है। द फैक्ट्स डू नॉट बियर अपॉन दिस केस, ये जो फैक्ट्स हैं इस केस से संबंधित नहीं है। बियर अवे मतलब होता है टू विन और कैरी ऑफ, जीत लेना या दूर लेके जाना। सी बोर अवे द प्राइज, वो लेके चले गए, हालांकि ये बहुत रेयरली यूज किया जाता है। ये ऐसे 5 फ्रेजल वर्ब है बियर से स्टार्ट करते हुए जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या बोला गया था कि जो लोग मार्केट के नियर रहते हैं उन्हें झेलना पड़ता है। तो झेलने के लिए हमने यहां पे क्या फ्रेजल वर्ब यूज किया था? बियर विथ समवन। आ जाओ, यहां क्या था? बियर अपॉन, बियर विथ, बियर अवे। आंसर कौन सा होगा? बियर विथ। क्लियर? अभी देखो, ये जो भी मैं वीडियोस लेकर आता हूं उसके जो पीपीटी होते हैं, उसका जो पीडीएफ होता है, कई बार पीडीएफ में ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको नोट करनी होती है, ठीक है। पहला, आप वीडियो देखते देखते भी नोट कर सकते हो, या दूसरा, अगर आपको बाद में इत्मीनान से नोट करना है, आप पीडीएफ चाहते हो, तो आपको क्या करना है? आपको मेरा ऐप इंस्टॉल कर लेना है। ऐप का नाम है क्यूइंग, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, ठीक है। वहां पे जाना, वहां पे एक सेक्शन आपको मिलेगा होम पेज पे ही, फ्री पीडीएफ्स का, ठीक है। फ्री पीडीएफ्स में आपको ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा। अभी उस पर काम चल रहा है, सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है, पर प्लानिंग ये है 2 से 3 दिन में जो पंडित्स का है, जो मैं मॉक्स कराता हूं पंडित्स का, उसका पीडीएफ आपको एक जगह मिल जाएगा। 25 सीरीज का पीडीएफ एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि आप सेग्रीगेट आपको करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेग्रीगेटेड वे में मिलेगा, ठीक है। तो विद एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन दोनों मिल जाएगा। 1 से 2 दिन बस बियर विथ मी, थोड़ा सा पेशेंस रख लेना। 1 से 2 दिन में ये सारे वीडियो जो पीडीएफ से अपलोड हो जाएंगे, इस वीडियो की पीडीएफ आज ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, जिनको नोट्स बनाना है पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से नोट्स बना लेना। क्वेश्चन नंबर 9, अ लिटिल railroad engine was employed by a station yard for doing small pieces of work. एक छोटा सा रेल रोड इंजन जो है वो एम्प्लॉय किया गया था स्टेशन यार्ड के द्वारा। स्टेशन यार्ड तो मतलब खाली जगह को यार्ड कहा जाता है। तो स्टेशन यार्ड मतलब स्टेशन पे जो खाली जगह है, स्टेशन का जो यार्ड है, उसके द्वारा रेल रोड इंजन को एम्प्लॉय किया जाएगा। स्टेशन यार्ड कोई इंसान है क्या? नहीं ना। हम लोग बाय के साथ यूज करते हैं हमेशा डूअर को, जो व्यक्ति वो काम कर रहा है उसके लिए बाय का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सेंस तो ये बन रहा है कि स्टेशन यार्ड ने रेल रोड इंजन को एम्प्लॉय किया था। स्टेशन यार्ड ने रेल रोड इंजन को एम्प्लॉय किया था। सेंस नहीं भाई इसका, ये कोई इंसान नहीं। तो बाय वाला तो आंसर नहीं हो सकता। यहां पे देखो बाय लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। अगला, a little railroad engine was used at the station yard या was employed at the station yard। देखो दोनों में अंतर है। यूज्ड का मतलब होगा कि शायद वहां रखा होगा, उसे यूज कर लिया गया।
एम्प्लॉयड का मतलब है उसको प्रॉपरली वहां पे रखा गया है, मतलब उसको यूज में लाने के लिए ही वो पर्पस ही वही है। हमारे सेंटेंस में जो मीनिंग था वो था कि वो वहां पे परमानेंटली रखा गया है। हम उसका मीनिंग क्यों चेंज करें यूज करके? जब ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है 2 नंबर और ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है 3 नंबर, तो हम तो ये देखेंगे ना कि हमारे क्वेश्चन में क्या कंटेक्स्ट था। कंटेक्स्ट बेकार में हम क्यों चेंज करेंगे? यूज कर देने से कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। हम सेंटेंस से गला तो नहीं घोट सकते ना, जो लिखा है हमें वही लिखना है। तो एम्प्लॉयड लिखा था, हम एम्प्लॉयड लिखेंगे। जब ये भी करेक्ट हो ये भी करेक्ट, तो बेवजह हम क्यों चेंज करें पूरा सेंटेंस? आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्पैरिटी ऑफ द जीडीपी between the rich and the poor has broadened in the last some decades। लिखा है कि जो डिस्पैरिटी मतलब होता है डिफरेंस, अंतर। जो अंतर है जीडीपी में रिच और पुअर के बीच में, जो अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनके बीच में जो अंतर है वो ब्रॉड हुआ है, वो फैला है इन लास्ट सम डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों में। मुझे एक चीज जो यहां खटक रही है वो ये है कि लास्ट सम डिकेड्स नहीं होता। या तो मैं लास्ट डेकेड बोलूं या तो मैं सम डेकेड्स बोलूं, ये दोनों साथ में नहीं आते। बड़ा अननेचुरल साउंड करता है लास्ट सम। कभी सुना लास्ट सम स्टूडेंट्स, लास्ट सम आवर्स? नहीं ना। इसका मतलब है लास्ट और सम साथ में तो नहीं हो सकते, तो नो इंप्रूवमेंट वाला आंसर नहीं होगा। यहां पे भी लास्ट सम लिखा हुआ है, ये भी नहीं आंसर हो सकता। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में क्या डिफरेंस है। यहां पे हैज लिखा हुआ है, यहां पे हैव लिखा हुआ है। अब अगर हम ये डिसाइड कर ले कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो हम वर्ग के ऊपर का जो डिफरेंस है उसको आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। आइए देखते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन। लिखा है द डिस्पैरिटी, द आर्टिकल है, डिस्पैरिटी नाउन है। मुझे लग रहा है यही सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑफ द जीडीपी लिखा है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। बिटवीन द रिच एंड द पुअर, बिटवीन यहां पे प्रेपोजिशन है, द रिच एंड द पुअर उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा पूरा प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। फिर कौन सा एक वर्ड जो सब्जेक्ट होने का कंटेंडर है? केवल और केवल डिस्पैरिटी, अंतर। अब बताओ क्या यहां डिस्पैरिटीज लिखा है? नहीं। क्या आप डिस्पैरिटी को गिन सकते हो, अंतर को गिन सकते हो कि इन दोनों के बीच में 5 अंतर है? नहीं बोल सकते ना। इसका मतलब यह है कि ये अगर सिंगुलर है और पढ़ने से लग भी रहा है कि अनकाउंटेबल है, तो वो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा अपने आगे। अगर वो सिंगुलर वर्ब लेगा फिर यहां पे हैव क्या कर रहा है भाई साहब? गलत है। आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, हैज बाइडेंड होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, प्रमोशन का टाइम आ गया। तो रिसेंटली मैंने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है 4500 प्लस ग्रामर पीवाईक्यूज। एज द नेम सजेस्ट, इसमें ग्रामर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये कोई टॉपिक वाइज, मतलब मैं इसमें चैप्टर्स नहीं पढ़ा रहा, कोई थियरी नहीं है इसमें। ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जिसमें लगभग 4500 सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। ये एक रिकॉर्डेड बैच है जो मेरे ऐप पे आपको मिल जाएगा। ऐप का नाम है क्यूइंग, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब इसमें है क्या क्या, 1500 के आसपास में इसमें मिक्स्ड एरर्स है, जिसमें लगभग 1000 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। 1500 के आसपास में मिक्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, जिसमें लगभग 1000 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। चैप्टर वाइज एरर्स है, जिसमें मेरा ख्याल है 1-2 चैप्टर को छोड़कर बाकी सारा अपलोड हो चुका है। नरेशन और वॉइस के थियरी भी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसका थियरी भी है और इसका प्रैक्टिस भी है। थियरी प्रैक्टिस दोनों वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिसका मतलब है लगभग हम इसमें 3500 से लगभग 4000 के बीच में सवाल कर चुके हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। जो बचे हुए हैं वो आगे आने वाले टाइम में और अपलोड किए जाएंगे। वीडियो का जो इस कोर्स का जो प्राइस है वो 699 है, लेकिन अगर आप क्यूइंग 200 कोड यूज करोगे तो ये आपको 499 में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? अब इसके कुछ लिमिटेशंस है, ये सारे डिवाइसेस पे नहीं चलता। क्या चीज है, क्या है वो सब कुछ, क्या क्या मिलेगा, पीडीएफ कैसे मिलेगा, ये सब कुछ मैंने एक वीडियो में बताया है। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहले ये वीडियो का लिंक से वीडियो देख लेना, उसके बाद कोर्स परचेज करना, ठीक है? ये नॉन रिफंडेबल कोर्स है। आपने गलती से परचेज कर लिया, सारी बातें पता नहीं थी, ये सब बोलकर पैसे रिफंड नहीं हो पाएंगे, ठीक है? इसलिए सब लोग पहले ये वीडियो देख लेना, वीडियो देखने के बाद ही आप कोर्स परचेज करना। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है डिस्काउंट के लिए, केवल 1000 बच्चों को डिस्काउंट मिलेगा। अगर लग गया ऑफर तो लगा लेना, 1000 हो गए होंगे तो नहीं लगेगा ये ऑफर, ठीक है? आपको क्या करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, पेड कोर्सेज पे जाना है और वहां जाकर आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो। बाकी कोर्स की हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब कुछ मैंने वीडियो में बताया है। कोई दिक्कत है आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हो, मेरी टीम आपसे आपको हेल्प कर देगी, नेविगेट कर देगी कोर्स परचेज करने में, ठीक है? सबका लिंक, डायरेक्ट परचेज लिंक, ऐप का लिंक, वीडियो का लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। लिखा है हाउ इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग द बॉय कुड फॉल इनटू द डिच। लिखा है कैसे मेरी समझ के परे है कि बच्चा गिर सकता है गड्ढे में। अब देखो मीनिंग तो कन्वे हो रहा है कि ये मेरी समझ के परे है कि बच्चा कैसे गड्ढे में गिर सकता है, पर जो कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस का वो गलत लग रहा है।
हाउ के बाद कॉमा दिया है, यहां लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब किसको कनेक्ट कर रहा है नहीं पता। द बॉय फेल इनटू द डिच, ये मुझे सब्जेक्ट लग रहा है, तो सेंटेंस इधर उधर जम्बल्ड है, तो सबसे पहले तो ये नहीं हो सकता। हमें प्रॉपर वो वाला फॉर्म में रखना है इसको कि सब्जेक्ट हो जाए, उसके बाद वर्ब हो जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाए। आई लिखा है हाउ द बॉय कुड फॉल इनटू द डिच, ये एक नाउन क्लॉज है कि बच्चा कैसे गिर सकता है गड्ढे में, ये यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज लिंकिंग वर्ब है यहां का। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है कि किस तरीके से ये बच्चा गिर गया गड्ढे में, ये मेरी समझ के तो परे है। इसका मतलब है ये वाला नाउन क्लॉज था, सब्जेक्ट था, ये वाला प्रीपोजिशनल फ्रेज था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, ये लिंकिंग वर्ब था। ठीक लग रहा है, आगे आ जाइए। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ के परे है, इज हाउ द बॉय कुड फॉल इन द डिच, सब्जेक्ट को हमने पीछे कर दिया है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आगे कर दिया है, नहीं बन सकता। हाउ कुड द बॉय फॉल, अब देखो यहां क्या किया गया है, हाउ कुड द बॉय फॉल, जरा सेंटेंस को एक बार स्कैन करो तो ये वाला वर्ब है, ये वाला सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन गया। हम ये पूछना चाह रहे हैं लड़का कैसे गिरा, फिर तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क है? नहीं है। क्या हम इंटेंड कर रहे थे कि इसे इंट्रोगेटिव बनाया जाए? नहीं, इसका मतलब ये गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। केवल यही वो सेंस है जहां पे ये चीज बिल्कुल फिट आ रही है कि हाउ द बॉय कुड फॉल इनटू द डिच, ये आपका नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट है, इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। आगे, द फर्म बाइज फ्रोजन सी फूड इन बल्क एंड पैक्स इट into smaller pouches and then they sell them to the local grocery stores। लिखा है जो फर्म है, सब्जेक्ट है यहां का, बाइज, इसके लिए वर्ब आया, सिंगुलर है। जो फर्म है वो फ्रोजन सी फूड को खरीदता है बल्क में, पैक्स इट, उसे पैक करता है, अभी भी कौन है सब्जेक्ट? द फर्म है। पैक्स इट इनटू स्मॉलर पाउचेस, उसको स्मॉलर पाउचेस में वो पैक करता है, एंड देन उसके बाद दे सेल देम, और वो उसे बेचते हैं, किसे कहां बेचते हैं? लोकल ग्रोसरी स्टोर्स को। अंडरलाइन पोर्शन क्या है? दे सेल देम। अब आप मुझे बताओगे जल्दी से कि ये दे प्रोनाउन का नाउन कौन है, कौन सेल करते हैं? जो मुझे समझ में आया वो ये आया कि यहां पे द फर्म यहां का सब्जेक्ट था और ये 3 काम कर रहा था। पहला कि वो बाय कर रहा था, दूसरा कि वो पैक कर रहा था, और तीसरा कि वो सेल कर रहा था। ये तीनों काम फर्म ही कर रहा है ना। अगर आप देख रहे हो सेंटेंस को तो आपको समझ में आ रहा होगा, द फर्म बाइज वर्ब नंबर 1 है, द फर्म पैक्स वर्ब नंबर 2 है, एंड देन लगा के ये दे फर्म के लिए कहा जा रहा है कि फर्म क्या करता है कि बल्क में सी फूड खरीदता है, उसको पैक करता है, तो बेचेगा कौन? कोई तीसरा आदमी नहीं भाई, वो फर्म ही बेचेगा ना। जब उसने खरीदा, उसने पैक किया, तो बेचेगा भी वही। इसका मतलब ये जो सेल वर्ब है इसका डूअर कौन है? फर्म है। अच्छा, जब फर्म को हमने सिंगुलर माना तभी तो उसके लिए V5 बाइज यूज कर रहे हैं, पैक्स यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो दे है ये किसी सिंगुलर नंबर के लिए आना चाहिए था। कौन से सिंगुलर नंबर के लिए? द फर्म के लिए आना चाहिए था। अगर ये द फर्म के लिए आ रहा था, इसका तो यही मतलब है ना कि यहां पे हम प्लूरल नंबर से डील कर रहे हैं, जबकि हमारा जो नाउन था जिसके लिए प्रोनाउन आ रहा था वो सिंगुलर था। अगर ये सिंगुलर था तो फिर दे बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, गलत है। दे बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, गलत है। अच्छा, अब इसने क्या किया कि यहां से दे को हटा दिया, और जैसे ये पैक्स बाइज सबके लिए कॉमन द फर्म लिखा हुआ था, तो सेल के लिए भी कॉमन सब्जेक्ट द फर्म लिख दिया। इस केस में फिर यहां सेल्स होना चाहिए था, क्योंकि द फर्म सिंगुलर है, तो बाइज बोल रहे हो सिंगुलर है, पैक्स बोल रहे हो सिंगुलर है। अगर यहां से हम सब्जेक्ट हटा के और द फर्म सब्जेक्ट को कॉमन भी मान ले तो यहां सेल्स होना चाहिए ना। फिर यहां सेल क्यों लिखा हुआ है? गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। बढ़िया सवाल। मैं एक बात बताता चलूं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी सवाल मैं घर से लेकर नहीं आया। तो अगर किसी को लेवल टफ लग रहा है आपकी समझ से, तो इसका मतलब है आप एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर करो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो। ये सवाल मैं अपने मन से नहीं लेकर आ रहा, ठीक है? क्योंकि प्रीवियस वीडियो पे 1-2 बच्चों की क्वेरी थी कि सर इतना टफ एग्जाम में आता है क्या? आया है भाई, एग्जाम में आया है। आपके सोर्सेज जो है वो रिसेंट 1-2 साल के होंगे जहां पे डू डज का यूज पूछा गया, इसलिए आपकी समझ वहीं तक है कि वही इंग्लिश है। ऐसी बात नहीं है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोलोगे तो नेक्स्ट बार से मैं ईयर भी बता दूंगा कि कौन से एग्जाम में पूछा गया, ठीक है? बट इतनी क्रेडिबिलिटी है कि अगर मुझे अलग सवाल डालना हो तो मैं बोल के डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, फूजीज इन्वेंशन ऑफ सुपर कंप्यूटर विल बी इनेबल टू मेक जापान सुपरसीड अमेरिका इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। लिखा है कि फूजी का जो इन्वेंशन है सुपर कंप्यूटर का, विल बी इनेबल। सबसे पहले ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि आप जब किसी मॉडल के साथ बी लगाते हो तो इसके साथ 2 ही फॉर्म पॉसिबल है, या तो आप इसके बाद V4 लगाओ और इसे बना दो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस,
या तो फिर आप इसके साथ V3 लगाओ और इसे बना दो पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल के तौर पर आई विल बी ज्वाइनिंग हिम, मैं उसे ज्वाइन कर रहा हूंगा। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, ये मॉडल है, बी है और V4 है। या फिर ही विल बी असिस्टेड, उसकी मदद की जाएगी। इस केस में विल मॉडल है, बी और उसके बाद V3, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। यहां क्या लिखा हुआ था, विल बी इनेबल, इनेबल वर्ब का पहला फॉर्म है, तो ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ये आंसर हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि फूजीज इन्वेंशन जो है सुपर कंप्यूटर का, ये जापान की मदद करेगा कि वो अमेरिका को पीछे कर दे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। तो लिखा है फूजीज इन्वेंशन ऑफ सुपर कंप्यूटर विल मेक जापान, विल मेक जापान टू मेक जापान। सेंस है इस बात का? नहीं ना, ये अंडरलाइन पोर्शन गलत है। ठीक है, यहां तक अंडरलाइन था, माफ कीजिएगा, ये यहां तक अंडरलाइन था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल मेक जापान सुपरसीड, विल इनेबल जापान सुपरसीड, कैन मेक जापान सुपरसीड। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि हम सेंटेंस का गला नहीं घोट सकते। अगर ये ऑप्शन है कि जो लैंग्वेज सेंटेंस में यूज किया गया है उसी लैंग्वेज में आप इंप्रूव कर सकते हो, तो भैया उसी लैंग्वेज में इंप्रूव करो। यहां क्या लिखा हुआ था, विल इनेबल जापान, उसकी मदद करेगा, उसको उस लायक बनाएगा। तो फिर हम मेक वाले वर्ड को क्यों यूज करेंगे जब हमारे ऑप्शन में इनेबल लिखा हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा, विल इनेबल जापान। हमें इसको एक्टिव वॉइस में रखना था, हमने एक्टिव वॉइस में रख दिया। सेम वर्ड इनेबल के साथ लग जा रहा है तो लगा दो सेम वर्ड इनेबल के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 14। फॉर अ वीक लास्ट मंथ द टीम्स 20 players were stranded because the government issued passport is not up to international standards। लिखा हुआ है फॉर अ वीक लास्ट मंथ, पिछले महीने, ये इंपॉर्टेंट है, यहां लास्ट मंथ लिखा है कि पिछले महीने एक हफ्ते तक जो टीम के 20 प्लेयर्स थे ना, वो स्ट्रैंडेड थे। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है कि वो कहीं पे फंस गए थे, किसी एयरपोर्ट पे या किसी कंट्री में जाकर वो फंस गए थे। तो वो स्टैंडर्ड थे, वहां फंस गए थे वो, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पासपोर्ट इशू किया है ना, वो अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट के इशूड पासपोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, अगर अभी नहीं है तो पिछले हफ्ते कैसे, पिछले महीने कैसे फंसे थे? ये पूरी घटना पास्ट की है। पिछले महीने ऐसा हुआ था कि 20 प्लेयर्स फंस गए थे। क्यों फंस गए थे? तो तब का ये रीजन था कि उनके पासपोर्ट्स जो थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नहीं थे। इसका मतलब ये इज नहीं लिखा हो सकता, यहां पास्ट में होना चाहिए था। पूरी की पूरी घटना पास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। आ जाइए, गवर्नमेंट इशूड पासपोर्ट्स वर नॉट अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक लग रहा है। गवर्नमेंट इशूड पासपोर्ट्स आर नॉट, फिर से आर कैसे होगा, प्रेजेंट टेंस में तो रख नहीं सकता, अभी एक्सप्लेन किया था। द पासपोर्ट्स इशूड बाय गवर्नमेंट वाज, ध्यान देना यहां वाज लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर नंबर का वर्ब है। सब्जेक्ट क्या था, द पासपोर्ट्स, ये प्लूरल नाउन था। इशूड बाय गवर्नमेंट जो है ये इसके लिए एक एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है कि कौन से पासपोर्ट की बात हो रही है, जो गवर्नमेंट ने इशू किया था। इसका मतलब ये है भाई साहब कि ये पार्टिसिपल फ्रेज है, इसको तो मत देखो, सब्जेक्ट और वर्ब कंपेयर करना है तो पासपोर्ट्स को देखो और वॉज को देखो। पासपोर्ट्स प्लूरल है, वॉज सिंगुलर है, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ऑप्शन है, नहीं हो सकता। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, आगे बढ़े। एक सेकंड, पासपोर्ट था ना, मैं ये चेक करता, पासपोर्ट तो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। Since July 2008, our customers will be able to use the ATM network of BBY Bank, the bank that was acquired by us during that year। लिखा है कि 2008 जुलाई से हमारे जो कस्टमर्स हैं वो एबल होंगे, विल बी एबल लिखा हुआ है, वो एबल होंगे एटीएम नेटवर्क को यूज करने के लिए। वो बैंक जो हमने अक्वायर किया था, वॉज अक्वायर्ड बाय अस, वो बैंक जो हमने अक्वायर किया था दैट ईयर में, उस साल में। इसका मतलब ये 2008 तो बीत गया है। क्या कहना चाह रहा है कि 2008 से हमारे सारे कस्टमर्स एटीएम यूज कर पाएंगे जिस बैंक को हमने 2008 में अक्वायर किया था। इसका मतलब यह है ये 2008 एक पास्ट ईयर है ना, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है हमने उसे अक्वायर किया था उस साल, 2008 में हमने इसे अक्वायर किया था। तो अगर हमने 2008 में इसे अक्वायर किया था, मैं कह रहा हूं, इसका मतलब यह 2000 पास्ट की घटना है। अच्छा, अगर कोई घटना पास्ट से शुरू होकर अभी तक चलता आए तो क्या हम उसमें फ्यूचर टेंस यूज करते हैं? आज ही की वीडियो में बताया था। इसका मतलब तो यह है ना कि 2008 से वो यूज करते आ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा था। लेकिन मैं टेंस कौन सा लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं यहां पे फ्यूचर टेंस कि 2008 से यूज करेंगे, जबकि मैं कह रहा हूं 2008 में खरीदा था, वो पास्ट की बात है। तो ये दोनों चीजें ना फिट नहीं आ रही। एक जगह पे मैं कह रहा हूं 2008 पास्ट है, फिर मैं कह रहा हूं 2008 से यूज करते आ रहे तो हमने फ्यूचर लगा दिया, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अंडरलाइन पोर्शन को सुधारना है,
क्योंकि ये वाला पोर्शन तो अंडरलाइंड है नहीं, इसका मतलब ये बात तो निश्चित है कि 2008 पास्ट ही है। आ जाइए, विल हैव बीन नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने अभी बोला था और वीडियो की शुरुआत में भी बोला था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगेगा, जिसका मतलब है बिन प्लस V4 का स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहां वर यूजिंग लिखा हुआ है, गलत है। हैव बीन एबल टू यूज, ये हो सकता है कि हैव बीन एबल टू, हैव बीन यूजिंग भी कर सकते थे इसमें, या हैव बीन एबल टू यूज भी कर सकते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 कि करते आ रहे हैं, ये वाला सेंस बनेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16। The vivid photos of majestic animals and colorful birds from the wildlife park is a graphic depiction of what is beautiful in the continent of Africa. अब सेंटेंस देखो लंबा है, ये देख के डर मत जाना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्या लिखा हुआ है? द विविड फोटोज, फोटोज यहां का सब्जेक्ट है, विविड उसके लिए एडजेक्टिव आया, जो क्लियर फोटोज हैं, किनके फोटोज हैं? ऑफ मजेस्टिक एनिमल्स, किनके फोटोज हैं? जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनके, एंड कलरफुल बर्ड्स, और किनके? जो कलरफुल बर्ड्स हैं उनके, फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ पार्क, जो कि वाइल्ड लाइफ पार्क से निकले हैं, इज अ ग्राफिक डिपिक्शन, ये एक ग्राफिक डिपिक्शन है ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, ये एक ग्राफिक डिपिक्शन है कि क्या खूबसूरत है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। आई इज लिखा है, आर लिखा है, इज लिखा है, नो इंप्रूवमेंट लिखा है। अब हमें बेसिकली ये डिसाइड करना है कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, तो देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। हमने ये क्वेश्चन किया ऑलरेडी। द विविड फोटोज ऑफ मजेस्टिक एनिमल्स, ऑफ प्रीपोजिशन है, एनिमल्स उसका ऑब्जेक्ट है, एंड कलरफुल बर्ड्स उसका ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, द वाइल्ड लाइफ पार्क उसका ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन बच रहा है? फोटोज बच रहा है, क्योंकि विविड तो एडजेक्टिव था, वो तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो सब्जेक्ट कौन है? फोटोज है। इसके लिए हम क्या वर्ब यूज कर रहे हैं? यहां पर इज यूज कर रहे हैं। आप बताओ मुझे, फोटोज प्लूरल है तो क्या इज यूज करेंगे? इज यूज नहीं हो सकता, तो नो इंप्रूवमेंट गलत है। इज लिखा है गलत है, इज लिखा है गलत है, आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सवाल था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17। द एक्टर इज आउट ऑफ जेल एंड नॉट एग्जैक्टली अ फ्री मैन सिंस ही विल बी अंडर हाउस अरेस्ट फॉर एन एडिशनल 90 डेज। लिखा हुआ है जो एक्टर है वो जेल से बाहर है, लेकिन वो एग्जैक्टली एक फ्री मैन नहीं है, क्योंकि वो कुछ दिनों तक नजरबंद रहेगा, वो 90 दिनों तक हाउस अरेस्ट रहेगा, अपने घर में ही बंद रहेगा। क्या ये बात आपको मैंने पहले कई दफा नहीं समझाई है क्लोज टेस्ट पढ़ाते हुए या कभी कभार एरर पढ़ाते हुए भी, कि एंड का इस्तेमाल दो इक्वल चीजों को या इक्वल कॉनोटेशन को जोड़ने के लिए किया जाता है, जबकि बट का इस्तेमाल दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मैं ये कहता हूं कि शी इज इंटेलिजेंट एंड डिसऑनेस्ट, तो क्या यह सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इंटेलिजेंट एक पॉजिटिव कॉनोटेशन, डिसऑनेस्ट एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, ये दोनों साथ में नहीं हो सकता। आप अगर दोनों को साथ में लिख रहे हो फिर यहां पे बट लिखो भाई साहब, तो क्या हो जाएगा? शी इज इंटेलिजेंट बट डिसऑनेस्ट। आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिख रहे हो, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज है, तो बीच में बट होना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं इसी को कर दूं कि यहां पे ऑनेस्ट, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा एंड। आ जाओ ऊपर वाले सवाल पे, क्या लिखा हुआ था? द एक्टर इज आउट ऑफ जेल एंड नॉट एग्जैक्टली अ फ्री मैन। आउट ऑफ जेल, जेल से बाहर है, ये तो पॉजिटिव बात है। फ्री मैन नहीं है, ये तो नेगेटिव बात है। तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या हम एंड का इस्तेमाल कर लें? कभी भी नहीं, गलत है। अब देखते हैं तीन ऑप्शन क्या दिए गए। द एक्टर इज आउट ऑफ जेल इफ नॉट एग्जैक्टली अ फ्री मैन। एक्टर जो है वो जेल से बाहर है अगर एक फ्री मैन नहीं है तो, क्योंकि वो हाउस अरेस्ट पे रहेगा। कोई सेंस नहीं बना सेंटेंस का। बट हमने पढ़ा है ऑलरेडी, बट हो सकता है, तो दो को भी चेक कर लेते हैं। द एक्टर इज आउट ऑफ जेल, एक्टर जेल से बाहर है, दो एग्जैक्टली अ फ्री मैन, हालांकि वो एक फ्री मैन है, वो कुछ दिनों तक 90 डेज तक वो रहेगा हाउस अरेस्ट में। सिंस मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि वो एक फ्री मैन है, क्योंकि सॉरी, हालांकि वो फ्री मैन है क्योंकि वो 90 दिनों तक हाउस अरेस्ट में रहेगा। 90 दिनों तक हाउस अरेस्ट में रहेगा तो फ्री मैन कैसे है? तो ये हालांकि वाला सेंस तो नहीं है। फिर क्या होगा? बट, कि एक्टर जो है आउट ऑफ जेल है लेकिन एक एग्जैक्टली फ्री मैन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 90 दिनों तक हाउस अरेस्ट पर रहेगा। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। देखो, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब मैं 25 सीरीज में 25 क्वेश्चन कराऊं एरर के या इंप्रूवमेंट के, तो ये 25 वैरायटी के सवाल हो जिसमें मैं जितना ज्यादा रूल्स रिवाइज करा सकूं उतना ज्यादा कराऊं। एटलीस्ट ये 25 क्वेश्चन में मैं गारंटी कर सकता हूं कि 20 रूल तो रिवाइज हो ही जाते हैं, क्योंकि कुछ एक ऐसे होते हैं जो बड़े ऑब्वियस होते हैं या वोकैब बेस्ड होते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा रूल्स रिवाइज नहीं होते। पर 25 में से 20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे रूल्स रिवाइज होते हैं। कम से कम 18 से 20 ऐसे सवाल होते हैं जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं, मैंने लगभग अभी तक 100 के आसपास में वीडियोस अगर अपलोड किए होंगे तो उसमें से 95 प्रैक्टिस वीडियोस है। तो जिनका भी पेपर है आने वाले समय में,
आप इस चैनल के सारे वीडियोस को एक बार पढ़ जाओ, आपका कॉन्फिडेंस नंबर 3 से नंबर 7 तक आराम से पहुंचेगा आउट ऑफ 10। बाकी तो 3 आपकी मेहनत है, पर 3 to 7 कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये चैनल आपकी बहुत मदद करेगा, मैं गारंटी कर सकता हूं इस चीज की। अगर इतना अच्छा रिस्पॉन्स अगर मुझे मिल रहा है अपने वीडियोस पे बहुत कम समय में, अभी मुझे 1 साल भी नहीं हुआ प्रॉपर यूट्यूब पर, तो इतने कम समय में अगर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, इसका मतलब यह कंटेंट में दम है। कंटेंट में दम है। आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट चेक कर जाओ, आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख लो, हर एक वीडियो आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड करेगा। तो फालतू चीजों में टाइम वेस्ट मत करिए, एग्जाम का टाइम है, एक एक करके सारे वीडियोस देख जाइए, आपका बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब चैनल पे अगर नए हो, आपको लग रहा है कि मैं कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर पा रहा हूं, आपकी मदद हो रही है, तो सब्सक्राइब कर लेना। जो पुराने बच्चे हैं वो शेयर जरूर कर देना। चैनल जब ग्रो करता है तो मुझे काम करने का मोटिवेशन मिलता है ना। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि इस कंटेंट में दम है, तो एक लाइक जरूर करते जाना, इससे एल्गोरिदम ठीक होता है, यूट्यूब को पता चलता है कि कंटेंट अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 पर आते हैं। Some players on the team suffer from chronic knee problems and will not play in the next playoff. लिखा हुआ है कुछ जो प्लेयर्स है टीम में, उनको क्रॉनिक नी प्रॉब्लम है और वो अगले प्लेऑफ में नहीं खेलेंगे। अब जो पहली चीज आपके दिमाग में आ रही होगी वो ये है कि सर यहां प्रीपोजिशन गलत है, ऑन नहीं होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। तो सरप्राइज सरप्राइज सब में ऑन है, क्यों? क्या सब गलत है? नहीं भाई, गलत नहीं है। इसका भी एक सेंस होता है। सम प्लेयर्स ऑन द टीम, ये खास करके स्पोर्ट्स के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है, जहां पे हम ये कहते हैं ना टीम में कुछ जो प्लेयर्स हैं, उस केस में सम प्लेयर्स ऑन द टीम भी कहा जाता है। ये लिखने का एक अनूठा तरीका है जो केवल और केवल स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है जनरली, और आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये गलत नहीं है। सम प्लेयर्स ऑन द टीम भी होता है, ये करेक्ट है, आप जाकर चेक कर लेना कैम्ब्रिज में। ऑन द टीम का भी अपना एक कंटेक्स्ट होता है। ठीक है, आ जाओ। तो मैं क्या कह रहा था, some players on the team suffer from chronic knee problems and will not play in the next playoff. Some players on the team suffer, ठीक लग रहा है। ये सब्जेक्ट क्या है यहाँ का? प्लेयर्स है, ऑन प्रीपोजिशन है, द टीम उसका ऑब्जेक्ट है, सफर क्या है यहाँ का? वर्ब है। आप देख पा रहे हो प्लेयर्स प्लूरल है तो सफर प्लूरल है, ये तो ठीक लग रहा है भाई। आ जाओ ऑप्शन नंबर 1 पे। सम प्लेयर्स ऑन द टीम सफर्स, प्लेयर्स प्लूरल है, सफर्स सिंगुलर है क्योंकि वर्ब 5 है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सम प्लेयर, आप जब सम के बाद आप जब कोई काउंटेबल नाउन लगाते हो तो ये हमेशा प्लूरल होता है। कभी आपने सम बॉय बोला है क्या? क्या आपने कभी सम टीचर बोला है? नहीं हो सकता ना। सम बॉयज होता है, सम टीचर्स होता है, सम गर्ल्स होता है, सम स्टूडेंट्स होता है। इसका मतलब ये गलत है। फिर से सम प्लेयर गलत है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। द रेगुलर यूज ऑफ एल्कोहल ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज टेंड्स टू कॉज मिसचीफ इन मैनी वेज टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। लिखा है कि जो रेगुलर यूज है ना अल्कोहल का, केवल छोटे छोटे क्वांटिटीज में, इसकी ये प्रवृत्ति होती है, टेंड का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, इसकी प्रवृत्ति होती है कि वो आपके बॉडी ऑर्गन्स में बहुत सारे तरीके से हार्म पहुंचाते हैं। कॉज मिसचीफ मतलब वो गड़बड़ी करते हैं। तो लिखा है कि रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल जो है केवल छोटे क्वांटिटीज में, ये आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, पर कंटेक्चुअली जरा सोच के देखते हैं। हम कहना क्या चाह रहे थे कि अगर छोटे क्वांटिटीज में भी लिया जाए, उसके बावजूद जो अल्कोहल है वो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी जो लिखा है इसका मतलब यह है कि रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल जो है छोटे छोटे क्वांटिटीज में, मतलब छोटे छोटे क्वांटिटीज में लेते रहो, वो आपको नुकसान पहुंचाता रहेगा। मैं ये सेंस तो नहीं कन्वे करना चाह रहा था। मैं ये कन्वे करना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि मैं तो थोड़ा सा ही पीता हूं, पर यहां पर यह बोला गया कि आप थोड़ा सा ही क्यों ना पियो, छोटे ही क्वांटिटीज में क्यों ना लो, उसके बावजूद आपकी बॉडी में नुकसान पहुंच सकता है। तो यहां पे क्या हो सकता है? द रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल दो इन स्मॉल क्वांटिटीज, रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल जबकि छोटे क्वांटिटीज में है वो आपको नुकसान पहुंचाती है। तो ये तो वही ओनली वाला सेंस हो गया, ये भी ठीक नहीं लग रहा। द रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल इवन इन अ लिटिल क्वांटिटी, हमने पढ़ा है कि लिटिल का मतलब होता है नाम मात्र का, नेग्लिजिबल। अ लिटिल का मतलब होता है ठीक ठाक, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी। तो मतलब यहां पे ये लिखा है कि अगर आप 90 पियोगे तो ही नुकसान होगा, 60 पियोगे तो ही नुकसान होगा, 30 पियोगे तो नुकसान नहीं होगा। ये सेंस मैं नहीं कन्वे करना चाह रहा था। यहां पे अ लिटिल नहीं होगा, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन हो जाएगा। हम बोलना चाह रहे थे छोटी क्वांटिटी में भी, तो इवन इन लिटिल लिखा होता तो सही होता। अ लिटिल ने गलत कर दिया सेंटेंस को। इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज, इवन का मतलब होता है अगर छोटी क्वांटिटी में लिया जाए उसके बावजूद। तो ये सेंस सही जा रहा है ना कि रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल अगर है, अगर आप छोटा छोटा ही क्यों ना लो, क्योंकि यहां पर रेगुलर यूज को हाईलाइट किया गया था कि अगर आप रेगुलरली छोटे छोटे क्वांटिटीज में ही लो, उसके बावजूद भी ऐसा होता है। इसका मतलब ये सबसे
करेक्ट, सेंस कन्वे कर रहा है। अब देखो इसका कोई ग्रामेटिकल रीजन नहीं है कि ओनली क्यों गलत है या दो क्यों गलत है। इट्स ऑल अबाउट कंटेक्स्ट कि आप सेंटेंस में क्या कन्वे करना चाह रहा था मीनिंग। अगेन आप जितना रीडिंग करते हो ये सारी चीजें आपको समझ आती है, दिमाग खुलता है आपका। अगला, इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हाट स्टेप्स वुड यू हैव टेकन टू एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप भारत के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री होते, राष्ट्रपति नहीं, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या स्टेप्स लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को एंड करने के लिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, बिल्कुल मैं इस पर टाइम नहीं दूंगा। याद आ रहा होगा आपको सेकंड कंडीशनल, याद आ रहा होगा उसमें हमने पढ़ा था अनरियल, याद आ रहा होगा हमने पढ़ा था पास्ट सब्जेक्टिव मूड। तीनों में एक ही रूल है कि इफ वाले क्लॉज में वर लगेगा और मेन वाले क्लॉज में वुड प्लस बेस फॉर्म होगा। याद आ रहा है? लिखा है इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हाट स्टेप्स यू वुड यू हैव टेकन। भैया आप यहां पे वुड हैव अगर यूज करोगे तो ये थर्ड कंडीशनल हो जाएगा, गलत है। विल यूज करोगे फर्स्ट हो जाएगा, विल यूज करोगे फर्स्ट हो जाएगा, वुड है आंसर होगा। अगला, द होस्ट्स वर टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड, टू गेट सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाना। तो क्या लिखा हुआ है, द होस्ट्स वर टेकन अबैक व्हेन मेनी गेस्ट हु हैड बीन इनवाइटेड डिड नॉट टर्न अप फॉर द पार्टी। लिखा है कि जो होस्ट थे ना वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हुए जब बहुत सारे गेस्ट्स हु, किसके लिए आ रहा है, गेस्ट के लिए आ रहा है, हैड बीन इनवाइटेड। बात समझना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हैड बीन इनवाइटेड लिखा है यहां पर। इसका मतलब है मुझे यहां पर बी के बाद V3 मिल रहा है। बी के बाद V3 हमेशा पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस वाले वीडियोस में बताया आपको, बी प्लस V3 है मतलब ये पैसिव वॉइस है। अच्छा, अगर ये वाला पैसिव वॉइस है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इसका सब्जेक्ट था, कौन सब्जेक्ट था, गेस्ट सब्जेक्ट था, क्योंकि हु किसके लिए आ रहा था, इस वाले क्लॉज का सब्जेक्ट हु है और हु का एंटीसीडेंट कौन है, गेस्ट। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमारा सब्जेक्ट कौन है, गेस्ट। तो मैं कह रहा हूं गेस्ट जिन्होंने इन्वाइट नहीं किया था, जिन्हें इन्वाइट किया गया था। मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है गेस्ट, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। कौन सा एक्शन का रिसीवर है, ये इन्वाइटेड का, जिसका मतलब है गेस्ट ने किन्हीं को इन्वाइट नहीं किया, गेस्ट को इन्वाइट किया गया। तो मीनिंग भी तो यही था कि होस्ट सरप्राइज्ड हुए इस बात से कि जो गेस्ट्स हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है वो नहीं आए पार्टी में। ये तो ठीक लग रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, द होस्ट वर टेकन अबैक व्हेन मेनी गेस्ट हु हैड बीन इनवाइट। ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। या तो आप बिन के बाद V3 लगाओ इनवाइटेड पैसिव करने के लिए, या तो इनवाइटिंग लगाओ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस देने के लिए, दोनों में से कुछ नहीं है। हु हैड इनवाइटेड ये एक्टिव में हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि होस्ट बड़े सरप्राइज थे कि जिन गेस्ट ने इनवाइट किया है वो नहीं आए। जिन गेस्ट ने इनवाइट किया, गेस्ट हम किसको कहते हैं, जिन्हें इनवाइट करके बुलाया जाता है। तो गेस्ट इनवाइट थोड़ी करेंगे, गेस्ट को इनवाइट किया जाएगा ना। अगला, मैनी गेस्ट हु वाज इनवाइटेड। अब देखो हु वाज इनवाइटेड भी पैसिव है क्योंकि यहां पे भी B प्लस V3 है, लेकिन यहां गड़बड़ यह है कि गेस्ट प्लूरल था तो हम वाज कैसे करेंगे भाई, वर होना चाहिए था, तो ये गलत है। फिर आंसर कौन सा बच रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन था इस बेसिस पे कि आपको एक्टिव और पैसिव का अंतर समझ में आता है कि नहीं आता। मैंने भी इसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, ठीक है। द मोस्ट रिपीटेड 10 कॉन्सेप्ट्स करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, उसमें मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाया था कि कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स है, जाकर देख लेना। काफी सारे स्टूडेंट्स ने वो देखा है और समझा है। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच द सेंट्रल टॉपिक ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक। अपने लंबे भाषण के दौरान उसने टच नहीं किया सेंट्रल आइडिया जो था टॉपिक का उसे। मतलब मान लो कि कहीं पर कोई मैं भाषण देने, सपोज मैं कहीं भाषण देने के लिए जाता हूं कि द प्लाइट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, मान लो कि टॉपिक है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स उनकी क्या दुर्दशा है इसके ऊपर। वहां जाकर मैंने सारी बातें कर दी लेकिन इसी टॉपिक के बारे में बात नहीं की, तो उसी कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अपने लंबे भाषण के दौरान उन्होंने टच नहीं किया जो सेंट्रल आइडिया था टॉपिक का। लेकिन यहां पे लिखा उन्होंने टच नहीं किया। भाई टच तो हम एक फिजिकल मूवमेंट को कहते हैं, है ना। तो क्या कोई टॉपिक एक फिजिकल चीज था कि एक टॉपिक है गोल सा, उसे रख दिया गया स्टेज पे, मुझे जाके उसे टच करना है, क्या ये सेंस था? नहीं, तो फिजिकल टच वाली बात तो नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ही डिड नॉट टच्ड। क्या आप ये बात समझते हैं कि किसी सेंटेंस में अगर डू, डज और डिड आ जाए तो इसके बाद हमेशा बेस फॉर्म होगा? कई बार हमने डिस्कस किया इस चीज को। तो अगर डू, डिड और डज के बाद बेस फॉर्म आता है और यहां डिड लिखा था, फिर टच्ड कैसे करेंगे? ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अगला है टच अप या टच अपॉन या टच ऑन, ये दोनों फ्रेजल वर्ब है। अंतर देख लेते हैं, बहुत सिंपल वर्ड है। टच अप का मतलब होता है किसी को लास्ट मोमेंट पे मेंड करना, किसी को लास्ट मोमेंट पे सुधारना।
जैसे आपने देखा होगा कि जब फिल्मों की शूटिंग होती है या कैमरा का कोई काम होता है, शादियों में भी कैमरा का जब कोई काम होता है, तो बार बार एक आदमी आकर जो ब्राइड है या जो ग्रूम है या जिसने भी मेकअप कराया है उसको टचअप्स देता है। टचअप मतलब काजल बिगड़ गया या चेहरे का फ्रेम सही नहीं आ रहा, तो थोड़ा थोड़ा उसका मेकअप किया जा रहा है, उसको टचअप करना कहते हैं, मेंड करना कहते हैं, सुधारना कहते हैं। तो क्या उन्होंने टॉपिक को सुधारने की बात करी थी यहां पे? नहीं। उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज होता है वो होता है टच अपॉन या टच ऑन, जिसका मतलब होता है डिस्कस करना। जैसे मैं आई विल टच अपॉन द टॉपिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन टुडे। हालांकि आज का टॉपिक ग्लोबलाइजेशन नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी बात उसके बारे में भी करूंगा, मैं उसको टच करूंगा। टच करने का मतलब फिजिकल टच नहीं है, मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। दैट इज कॉल्ड टच अपॉन और टच ऑन। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, टच अपॉन या टच ऑन। आगे बढ़े। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो ओथ देते हैं उनको। देखो, हम सब ये जानते हैं कि जब हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो जब चुनकर आते हैं लोकसभा इलेक्शन से, तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। तो यहां पे वही लिखा गया कि शपथ दिलाने के लिए क्या यूज किया जाएगा? एडमिनिस्टर्स द ओथ बोले, इंपोजेस द प्रॉमिस बोले, सुपरवाइज द ओथ टेकिंग सेरेमनी बोले, नो इंप्रूवमेंट होगा, रीड्स आउट द ओथ होगा। उस कंटेक्स्ट में पूछा गया क्या सही है, आइए चेक करते हैं। लिखा है इंपोजेस द प्रॉमिस। इंपोज मतलब होता है किसी चीज के ऊपर लागू करना। तो क्या मीनिंग है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो सारे वादे लागू करवाते हैं ऑफिस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। कोई सेंस है इस बात का कि मंत्रियों को बोला जाता है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा? कोई सेंस है भाई इसका? नहीं ना। सेकंड नंबर में सुपरवाइजेस द ओथ टेकिंग सेरेमनी, कि ओथ टेकिंग एक सेरेमनी हो रहा है, एक फंक्शन हो रहा है। प्रेसिडेंट ये देखते हैं कि वो सेरेमनी ठीक से हो जाए। क्या प्रेसिडेंट को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसका? क्या हमारे जो बिलवेड प्रेसिडेंट है क्या वो सुपरवाइज करते हैं सेरेमनी को? ना 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 ना, वो ओथ दिलवाते हैं, वो सेरेमनी सुपरवाइज नहीं करते कि सबको नाश्ता और खाना टाइम पे मिले। तो ये तो सेंस नहीं है। रीड्स आउट द ओथ, प्रेसिडेंट बोलते हैं सुनो, तुम हो मंत्री, तुम हो पढ़े लिखे नहीं, तो तुम्हारे बदले शपथ मैं लेकर दूंगा तुमको। क्या ये होता है? नहीं होता। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, नो इंप्रूवमेंट। वो एडमिनिस्टर करते हैं ओथ को, कि वो आपने देखा होगा वो जस्ट 2-3 वर्ड बोलते हैं और फिर पूरा जो ओथ है वो मिनिस्टर्स लेते हैं। तो बस एडमिनिस्टर करते हैं उस चीज को, वो ओथ उनके बदले पढ़ते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, टॉम वाज स्टैंडिंग बिसाइड्स द स्कूल हाउस पोस्टर व्हेन द बॉल रोल्ड टुवर्ड्स हिम। जो टॉम नाम का एक बंदा है जो कि कहां खड़ा है? वो स्कूल हाउस पोस्टर के बगल में खड़ा है जब एक बॉल उसकी तरफ आया। यहां लिखा था बिसाइड्स। तो आपको जानना चाहिए कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है, कई बार एसएससी पूछती है। देखो, बिसाइड का मतलब होता है किसी चीज के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज के अलावा। बिसाइड का मतलब होता है किसी चीज के बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज के अलावा। तो क्या लिखा है कि टॉम वाज स्टैंडिंग बिसाइड्स द स्कूल हाउस पोस्टर, वो स्कूल हाउस पोस्टर के अलावा खड़ा है? ना ना, उसके बगल में खड़ा रह सकता है। तो ये गलत है। यहां भी बिसाइड्स था, ये भी गलत है। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, स्टैंडिंग या स्टूड। लिखा है टॉम वाज स्टूड, टॉम वाज स्टूड। भैया स्टैंड तो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब इसका हम पैसिव तो नहीं कर सकते। यहां वॉज लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं इज एम आर वॉज वर्ब के बाद 2 ही फॉर्म्स अलाउड है, या तो V4 यूज करें या तो V3 यूज करें। V3 यूज करेंगे तो पैसिव बन जाएगा, V4 यूज करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता ना कि आई एम टीच, या तो मैं बोलूंगा आई एम टॉट, या तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग बोलूंगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा, आई एम टॉट बोलूंगा तो पैसिव होगा। यहां लिखा हुआ है कि वॉज स्टूड, तो ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव पॉसिबल ही नहीं है, तो V3 करना तो पॉसिबल ही नहीं, तो स्टूड कैसे आ गया? गलत है। आंसर कौन सा होगा? स्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर 1। क्या ये चीज क्लियर हुई है? क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। लिखा है व्हाट इज रॉन्ग विद द आर्ग्यूमेंट इज दैट इवन इफ 2 premises आर ट्रू देन द कंक्लूजन इजंट नेसेसरीली ट्रू। बहुत बढ़िया सवाल है। क्या लिखा हुआ है कि यहां पे व्हाट इज रॉन्ग, यहां गलत क्या है आर्ग्यूमेंट के साथ? कि अगर इसके इन दोनों चीज के प्रेमाइसेस जो है अगर वो सही भी है, देन द कंक्लूजन इजंट नेसेसरली ट्रू। जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन भी सही हो। मैं समझाता हूं, ये बहुत डिफिकल्ट सेंटेंस हो जाएगा कुछ लोगों के लिए, मैं आसान भाषा में समझाता हूं। यहां क्या लिखा हुआ है कि गलत क्या है इस आर्ग्यूमेंट के साथ? कि यहां पे जो दोनों प्रेमाइसेस हैं अगर वो सही भी है, तो जो उनका परिणाम आ रहा है ना, जरूरी नहीं है वो सही हो। कहने का मतलब है कि मान लो कि किसी ने कहा कि उसने मेरे पिताजी की हत्या की थी, इसलिए मैंने उसे गोली मार दी। अब देखो, पहला वाला सेंटेंस सही है कि उसने आपके पिताजी की हत्या की थी, लेकिन इससे आपको हक नहीं मिल जाता ना उसकी हत्या करने का।
अगर वो क्रिमिनल है तो फिर तो आप भी क्रिमिनल है। तो यहां पे वही बात की गई है कि अगर प्रेमाइसेस सही भी है, कंक्लूजन जरूरी नहीं है सही हो। क्या आपको मीनिंग समझ में आया? अब आ जाओ। लिखा है व्हाट इज रॉन्ग, कंटेक्स्ट समझना, बहुत अच्छा सवाल है। लिखा है व्हाट इज रॉन्ग, ये गलत है। क्या गलत है भाई? कि अगर आपका आर्ग्यूमेंट जो है अगर वो सही भी है, ठीक है, लेकिन कंक्लूजन जरूरी नहीं है सही हो। आ जाओ, द कंक्लूजन इज फॉल्स, ये गलत है इस आर्ग्यूमेंट के साथ कि अगर प्रोमाइसेस सही भी है, कंक्लूजन गलत है। कोई सेंस बना? कंक्लूजन आरंट नेसेसरली ट्रू। सबसे पहले तो कंक्लूजन परिणाम को कहा जा रहा है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि आप किसी चीज के आउटकम की बात कर रहे हो। आरंट कैसे होगा? कंक्लूजन कैसे होगा? गलत है। द कंक्लूजन विल बी ट्रू, तो फिर गलत क्या है? यहां तो साफ साफ लिखा है व्हाट इज रॉन्ग, ये गलत है आर्ग्यूमेंट के साथ कि अगर प्रेमाइसेस सही भी है, कंक्लूजन सही है, तो फिर इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि प्रेमाइसेस सही है, कंक्लूजन सही नहीं हो सकता, तो ये भी गलत था। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। बहुत बढ़िया सवाल था कि इस सेंटेंस के साथ, इस आर्ग्यूमेंट के साथ गलत ये है कि अगर प्रेमाइसेस सही भी हैं, जरूरी नहीं है कंक्लूजन सही हो। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। सो इस वीडियो में भी हमने 25 बढ़िया सवाल किए। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आपके 25 में से कितने करेक्ट किए, ठीक है। उसके अलावा आप मुझे ये बताओगे कि जो 25 सीरीज है उसके अगले वीडियो में आपको क्या चाहिए। हमने एरर्स के भी वीडियोस कवर किए हैं, हमने क्लोज टेस्ट भी किया है, हमने सिनोनिम भी किया है, हमने अरेंजमेंट्स भी किए हैं। आप मुझे बताओ कि आपको अगली जो वीडियो चाहिए 25 सीरीज की, उसमें आपको क्या पढ़ना है। आपको उसमें एरर्स करने हैं फिर से, आपको उसमें क्लोज टेस्ट करना है, आपको उसमें पैराजंबल्स करने हैं, वोकैब करना है, क्या करना है, ये जरूर बताना, मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पुराने हो तो शेयर जरूर कर देना, एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।